हेलो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं या अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और आगे जाके प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी और इन हैंड सैलरी में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी से आप इन हैंड सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, सीटीसी यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉयर को हायर करती है तो उस कंपनी का उस एम्प्लॉय को रखने के लिए 1 साल का जो खर्चा आता है वो कॉस्ट टू कंपनी होता है। तो इसमें आपके जो सैलरी आता है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो सकती है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है इन हैंड सैलरी वो आपकी कॉस्ट टू कंपनी डिवाइड बाई 12 हो। इसलिए हमें इस डिफरेंस को समझना जरूरी है। दोस्तों, कई कंपनियां अपने सीटीसी को बिल्कुल सिंपल रखती है, यानी कि जो आपको इन हैंड सैलरी दे रही है और जो सरकारी डिडक्शंस होते हैं पीएफ वगैरह, इन्हीं को इंक्लूड करती है। तो उन कंपनियों के लिए जो इन हैंड सैलरी होती है वो सीटीसी डिवाइड बाई 12 के लगभग बराबर होती है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो होती है दोस्तों, मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स की बजाय अपने आप को ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए और ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करने वाले कंपनी दिखाने के लिए सीटीसी को बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। बहुत सारे खर्चे जो है कंपनी एम्प्लॉय पे करती है और भी कई कंपोनेंट्स होते हैं उनको सीटीसी में दिखाते हैं। ओवरऑल उससे इन हैंड सैलरी तो इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन मार्केट के अंदर जो पैकेज बोला जाता है या जो सीटीसी बोला जाता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो एम्प्लॉयर यानी कंपनी के पर्सपेक्टिव से सीटीसी जो है थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है मार्केट में बताना, लेकिन एक काम करने वाला या जो एम्प्लॉय है उसको जरूरी है कि वो सीटीसी की बजाय इन हैंड सैलरी कितनी आएगी उसे समझें। क्योंकि जब आप ये डिफरेंस समझ जाएंगे दोस्तों, तो अगर मान लीजिए अभी आप एक स्टूडेंट है और ऑलरेडी आपके पास जॉब ऑफर है, तो आपको मल्टीपल ऑफर्स जो डिफरेंट सीटीसी के हैं या इक्वल सीटीसी के भी हो सकते हैं, उनसे आप समझ पाएंगे कि इसमें इन हैंड सैलरी किस में ज़्यादा मिल रही है। अगर ऑलरेडी आप प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और डिफरेंट कंपनियों से आपको कुछ जॉब ऑफर मिल रहा है, वो आपको कुछ सैलरी इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो आपको सच में समझ में आएगा कि मुझे सीटीसी में कितना हाइक मिल रहा है या सीटीसी में कितना इंक्रीमेंट मिल रहा है। वो नहीं देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए करंट में मेरी इन हैंड सैलरी क्या है और उस इन हैंड सैलरी पे कितना इंक्रीमेंट मुझे दूसरी कंपनी में जाने पे मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें बिल्कुल मैं एक वाइट बोर्ड पर आपको बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें सीटीसी को समझना चाहिए और किस तरीके से इन हैंड सैलरी को कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कई बार जब हमें ऑफर लेटर मिलता है किसी कंपनी से और हम उसका सीटीसी वगैरह जब देखते हैं, तो कई बार कई सवाल हमारे दिमाग में होते हैं जो फिर हम उस कंपनी के जो एचआर है उससे डिस्कस करते हैं। मेरी आपसे एक ही सजेशन है कि जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हो और जो भी आपको डिस्कशंस करने हो उनको ईमेल के थ्रू करें और पूरे जो वो डिस्कशंस है उनके डॉक्यूमेंटेशन को कीजिए, क्योंकि कल को अगर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप उन ईमेल्स को दिखा सकते हैं। और ध्यान रखिए, वो ईमेल जिसको आप कर रहे हैं वो कंपनी के स्पोक पर्सन को कंपनी की ऑफिशियल आईडी पर ही करें। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ऑफर लेटर है, आपका उसमें सीटीसी जो है उसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है। आपको किन किन चीज़ों को समझना है उन चीज़ों पे हम अभी डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमें देखना है वन टाइम अमाउंट। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियां जब आप उन्हें ज्वाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको कुछ ज्वाइनिंग बोनस देती है, कुछ रिलोकेशन अमाउंट देती है, तो उसको भी वो सीटीसी के अंदर जोड़ देती है। कई कंपनियां होती है इसे एक्स्ट्रा रखती है, अलग से रखती है या देती ही नहीं है, लेकिन कई कंपनियां इसको सीटीसी में जोड़ देते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 2 कंपनियां हैं। एक कंपनी आपको 16 लाख रुपए जो है सीटीसी दे रही है, एक 15.5 लाख रुपए दे रही है। जब आप सीटीसी का ब्रेकअप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो कंपनी 16 लाख दे रही है वो एक्चुअली सैलरी तो 15 लाख रुपए दे रही है, लेकिन 1 लाख जो है वो ज्वाइनिंग बोनस है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि 1 लाख रुपए पहले साल ही मिलेगा, दूसरे साल आपको 15 लाख रुपए के हिसाब से ही सैलरी मिलेगी। तो अगर मान लो दूसरी कंपनी 15.5 लाख रुपए दे रही है और मेरे को कोई ज्वाइनिंग बोनस नहीं दे रही है या दे भी रही है तो वो अलग से है, ठीक है, तो मुझे 15.5 वाली सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि 15.5 वाली में अगले साल भी मुझे जो सैलरी मिलेगी वो 15.5 के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि क्या कोई वन टाइम अमाउंट सीटीसी में दिखाया हुआ है। ठीक है,
दूसरा आता है दोस्तों कि सीटीसी के अंदर हमें समझना चाहिए कि कौन कौन से फिक्स कंपोनेंट है और कौन सा वेरिएबल कंपोनेंट है। इसको समझते हैं कि मान लीजिए दोस्तों दो कंपनियां हैं। एक कंपनी जो है ये 15 लाख रुपए का आपको पैकेज देती है सालाना, सीटीसी उसका 15 लाख है, और दूसरी कंपनी है उसका सीटीसी भी 15 लाख रुपए है। एक कंपनी बोलती है कि हमारा जो ये 15 लाख रुपए का सीटीसी या 15 लाख रुपए का पैकेज है ये बिल्कुल फिक्स है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि 15 लाख डिवाइड बाई 12 यानी 1.25 लाख, और इसके अंदर से जो भी डिडक्शंस होंगे उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, वो आपकी सैलरी हो जाएगी। लेकिन दूसरी कंपनी बोलती है कि 15 लाख रुपए जो है इसमें 20% जो है वो वेरिएबल है, बाकी 80% जो है वो फिक्स है। तो यहाँ पे 20% यानी 3 लाख रुपए एक तरह से वेरिएबल अमाउंट हो गया है। तो दोस्तों आपको ये समझना चाहिए, सबसे पहले तो ये वेरिएबल अमाउंट अगर किसी कंपनी के सीटीसी में है तो उसके पे आउट की फ्रिक्वेंसी क्या है, और दूसरा ये समझना चाहिए कि उसको पे करने के डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। कई कंपनियां जो होती है उनके अंदर क्या होता है, जो पे आउट होता है वो वेरिएबल अमाउंट का वो सालाना, साल में एक बार होता है, कईयों के अंदर क्वार्टरली होता है। तो इसको समझना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि आपको कोई कंपनी समझ नहीं आई, उसमें आपने 9-10 महीने काम किया फिर छोड़ दिया, तो हो सकता है आपको 20% अमाउंट मिले ही ना, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि डिसाइडिंग फैक्टर भी आपको समझना होता है कि उस वेरिएबल पे को मिलने के आधार क्या है। कई बार होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके आधार पर भी ये वेरिएबल अमाउंट मिलता है। तो मान लो कि आप तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो एंड में हो सकता है कई कंपनियां बोल दे कि हम वेरिएबल इस बार नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कई कंपनियां हो सकती है हम 60% दे रहे हैं, हम 50% दे रहे हैं। कई कंपनियों में दोस्तों ऐसा भी होता है कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहती है तो ज़्यादा भी मिल जाता है। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट है कि एक तो पे आउट की फ्रिक्वेंसी क्या है और दूसरा इसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है। कई बार कंपनी की परफॉर्मेंस के अलावा आपकी जो खुद की काम की परफॉर्मेंस होती है, वर्क परफॉर्मेंस होती है, आपका अप्रेजल वगैरह होता है, वो भी इसका डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब दो चीज़ें हमने समझ ली, वन टाइम अमाउंट भी हमने समझ लिया कि सीटीसी में कुछ है क्या, दूसरा हमने समझ लिया फिक्स कंपोनेंट कितना है और वेरिएबल कंपोनेंट कितना है। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मान लो मेरे पास दो कंपनियां हैं। एक कंपनी जो है वो मेरे को 15.5 लाख रुपए का पैकेज दे रही है और बोल रही कि सारा फिक्स है। एक कंपनी मेरे को 16 लाख का दे रही है, उसके अंदर मान लो 20% जो है वो वेरिएबल अमाउंट है। तो मैं 15.5 वाले फिक्स को जो पर मंथ एक तरह से मेरे को मिल जाएगा डिवाइड बाई 12 माइनस डिडक्शंस करके 15.5 वाले को प्रीफर करूंगा, ना कि 16 वाले को, ठीक है। अब तीसरा आता है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। आपने पहले 2 पॉइंट समझ लिए, अब हमें समझना है कि जो एक तरह से फिक्स कंपोनेंट भी है आपका, उसमें आपका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको डिटेल में समझेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो 3 कंपनियां हैं, ए, बी और सी, 3 कंपनियां हैं। तीनों कंपनियां आपको एक तरह से मान लो 12 लाख पर एनम, 12 लाख रुपए का पैकेज दे रही है, 12 लाख रुपए का सीटीसी दे रही है। आपको लगेगा, और तीनों बोल रही है कि हमारा ना तो कोई वेरिएबल है और जो वन टाइम अमाउंट है वो इसमें नहीं है तो अलग से है, और तीनों आपको बोल रही है कि हमारा 12 लाख रुपए फिक्स पर ईयर जो है पैकेज दे रही है। तब भी कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो तीनों के अंदर सेम हो, तो आपको समझना पड़ेगा उसका डिटेल में स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो उसको समझते हैं कि मान लो 3 कंपनियां हैं, ए, बी, सी, तीनों ने आपको बोला 12 लाख रुपए हमारा फिक्स है, तो एक तरह से महीने का 1 लाख रुपए हो गया। तो आप उनको बोलो कि हमें 1 लाख रुपए का ब्रेकअप, जो सीटीसी ब्रेकअप होता है वो बताइए। तो तीनों के ब्रेकअप हम देखते हैं, ये तीनों कंपनियों का हमने एग्जाम्पल लिया है। मान लो कंपनी ए है, उसने जो 1 लाख रुपए है वो दिखा रहा है कि बेसिक जो है वो 40,000 रुपए है, पीएफ जो है 4,000 रुपये है, एचआरए 24,000 रुपये है, एलटीए 12,000 रुपये है और कोई स्पेशल अलाउंस है 20,000 रुपये। आप इन पांचों को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 1 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो पीएफ होता है दोस्तों, वो एक तरीके से ये वो पार्ट है कि एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी जो है वो आपके नाम पे, आपके बिहाफ पे पीएफ का कितना पैसा जमा करा रही है, ठीक है। इतना ही पैसा आपका जो है यहाँ से कटेगा। एचआरए, एलटीए, स्पेशल अलाउंसेस, ये जो सारा पैसा है ये आपको मिल जाता है। ये जस्ट केवल टैक्स पर्पज के लिए दिखाया जाता है। जैसे एचआरए का मतलब होता है कि कंपनी तो आपको 24,000 रुपये दे देगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आप रेंट पर रहते हैं तो आप
इतने तक का रेंट दिखा सकते हैं और उस पर टैक्स की छूट ले सकते हैं। तो ये LTA, HRA, ये स्पेशल अलाउंसेस बेसिकली टैक्स पर्पज के लिए ये ब्रेकअप दिखाया जाता है। कंपनी आपका पैसा रखती नहीं है, चाहे आप रेंट पे रहो या ना रहो, है ना। LTA आप यूज करो या ना करो, वो तो आपको अपना पैसा दे देती है। तो एक कंपनी हमने ए देखी दोस्तों, वो 1 लाख रुपए जो है वो 5 कंपोनेंट में डिवाइडेड है। 40,000 रुपये बेसिक है, 4,000 रुपये PF है, 24,000 रुपये HRA है, 12,000 रुपये LT है और 20,000 रुपये स्पेशल अलाउंस है। अब कंपनी बी की तरफ हम चलते हैं। कंपनी बी भी आपको 1 लाख रुपए एक तरह से महीने का दे रही है, लेकिन जब आप उसका सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि खेल क्या है। आप देखोगे कि बेसिक 36,000 रुपये है ना, तो यहाँ पे एक तरह से 4,000 रुपये कम हो गए। आप देखोगे PF 3500 है, यहाँ 500 रुपये कम हो गए। आप देखोगे HRA 22,000 रुपये है, 2,000 रुपये कम हो गए। आप देखोगे LT यहाँ पे 11,000 है, 1,000 रुपये कम हो गया। स्पेशल अलाउंस 20,000 रुपये ही है। आप इसके बाद देखोगे कि इस कंपनी ने जो 1 लाख रुपये का मंथली जो ब्रेकअप है उसमें दिखा रखा है 2,000 रुपये ग्रेजुइटी के दिखा रखे हैं, 1,000 रुपये मेडिकल के दिखा रखे हैं, 500 रुपये कुछ एम्प्लॉई वेलफेयर के दिखा रखे हैं और 4,000 रुपये एम्प्लॉई वेलनेस के दिखा रखे हैं। इनको भी समझेंगे थोड़ा, है ना। कंपनी एक सी है दोस्तों, वो बिल्कुल कंपनी ए के इक्विवेलेंट ही है। 40,000, 4,000, 24,000, 12,000, 20,000, है ना। कंपनी ए और कंपनी सी का आपको लगभग इक्वल दिख रहा होगा, लेकिन अभी इनमें भी डिफरेंस समझेंगे। और कंपनी बी जो है उसने कुछ और जगह भी पैसा डाला हुआ है, तो इसको समझते हैं दोस्तों। आप देखोगे कि क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होता है वो उसे हर महीने ग्रेचुइटी के पैसे देने पड़ते हैं। ग्रेचुइटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में 5 साल के लिए काम करता है तो उसे ग्रेचुइटी का कुछ पैसा दिया जाता है। अगर आप 5 साल से कम काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलता है, लेकिन पैसा कटता जरूर हर महीने है। तो कुछ कंपनियां क्या करती है, जैसे कंपनी ए है उसे भी ग्रेचुइटी का पैसा तो देना है ना, लेकिन वो आपके 1 लाख रुपए में नहीं दिखाती, वो अलग से दे रही है ना। और कंपनी बी क्या कर रही है, 2,000 रुपए आपकी यहीं से काट रही है। समझ रहे हो, कंपनी ए ग्रेचुइटी दे रही है लेकिन वो खुद के पास से दे रही है, आपके 1 लाख रुपए में से नहीं दे रही है। और कंपनी बी जो है वो 2,000 रुपए आपके 1 लाख रुपए पर मंथ में से काट रही है। तो अगर मान लो आप 2 साल बाद छोड़ देते हो तो एक तरीके से आपको ग्रेचुइटी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने 5 साल पूरे नहीं किए, लेकिन हर महीने 2,000 रुपये आपका कट गया है ना। इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, जैसे मेडिकल होता है, कोई भी कंपनी जब आप ज्वाइन करते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उन्हें आपको मेडिकल इंश्योरेंस देना होता है। तो कई कंपनियां क्या करती है, जैसे कंपनी ए है उसने आपको मेडिकल इंश्योरेंस दिया हुआ है, लेकिन वो आपके 1 लाख में से कुछ भी पैसा नहीं काट रही है, वो उसका भुगतान जो है अपने पास से कर रही है। कंपनी बी ने क्या किया, 1,000 रुपये पर मंथ आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस दिया हुआ है उसका आपकी सैलरी में से काट रही है। इसी तरीके से एम्प्लॉय वेलफेयर, जैसे क्या होता है कि कई कंपनियों में क्या होता है, अधिकतर कंपनियों में ये होता है कि एक एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड होता है। तो क्या होता है कि इन केस मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ अच्छा खासा अमाउंट मान लो कंपनी की तरफ से उसके परिवार को दिया जाता है। तो कई जगह कंपनियां अपने पास से पैसा दे देती है, कई जगह क्या करते हैं कंपनी एक फंड बना लेती है, उस फंड में सभी एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना होता है और जिसके साथ वो हादसा हो जाता है उसको उस फंड में से पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे कंपनी ए जो है वो भी एम्प्लॉय वेलफेयर का ध्यान रख रही है, यानी किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करेगी। कंपनी बी क्या कर रही है, पर मंथ अपने एम्प्लॉयज को बोल दी कि भाई इसके लिए तुम 500 रुपये महीना कंट्रीब्यूट करो। समझ गए। एम्प्लॉय वेलनेस, जैसे जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसमें पार्टीज वगैरह होती है, खाना पीना होता है। कई कंपनियां क्या करती है कि उनके यहाँ कैफेटेरिया वगैरह होता है, तो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे चाय कॉफ़ी फ्री है, उसके अलावा जैसे जो भी आपको खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, तो रेस्टोरेंट हमने बना रखा है, कैफेटेरिया बना रखा है, आप अपना पे कीजिए और खाइए। कई कंपनियों में वो फ्री होता है, कई कंपनियों के अंदर क्या होता है कि वो आपके लिए मैंडेटरी कर देते हैं कि आपका 4,000 रुपये हर महीना सैलरी में से मैंडेटरी कटेगा, आप चाहे खाओ या ना खाओ, उसको एम्प्लॉय वेलनेस का नाम दे देते हैं। तो एक तरीके से मान लीजिए कि
हो सकता है वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, लेकिन आपको घर का खाना पसंद है, या आप वहाँ खाना ही नहीं चाहते हो, तो आपके मैंडेटरी 4,000 रुपये, 1 लाख जो आपकी सैलरी है उसमें डिडक्शन हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो कंपनी बी है, कंपनी ए है, कंपनी सी है, तीनों के अंदर जो CTC है वो 12 लाख रुपए साल का है, तीनों में फिक्स है, तीनों में एक तरीके से 1 लाख रुपए पर मंथ आपका बनता है। उसके अंदर से जो कंपनी बी है वो 2,000 रुपये ग्रेचुइटी के काट लेती है, 1,000 रुपये मेडिकल के काट लेती है, 500 रुपये एम्प्लॉय वेलफेयर के काट लेती है, 4,000 रुपये मैंडेटरी जो है फूड और इनके काट लेती है। तो एक तरीके से यहाँ पे ये टोटल अगर मिलाओ तो 7,500 रुपये पर मंथ जो है ये आपके काट लेती है। ये कंपनी ए जो है ये भी आपको ग्रेचुइटी दे रही है, मेडिकल दे रही है, एम्प्लॉय वेलफेयर का ध्यान रख रही है, लेकिन ये अपने पास से पैसा उसका दे रही है। कंपनी सी जो है दोस्तों वो भी ग्रेचुइटी दे रही है, मेडिकल दे रही है, एम्प्लॉय वेलफेयर का ध्यान रख रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि कंपनी बी जो है यहां पे नुकसान है हमें। अब कंपनी ए और कंपनी सी में अगर आपको कंपेयर करना पड़े, आपको दिख रहा है अभी लगभग दोनों का सेम दिख रहा है, तो आपको थोड़ा और मालूम करना पड़ेगा। कंपनी ए बोलती है कि भैया हमारे यहाँ पे कैफेटेरिया है, उसमें आप पे करो, खाओ पियो, ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा। कंपनी सी बोलती है कि हमारे यहाँ पे कैफेटेरिया बिल्कुल खुला है, आपको जो भी खाना पीना है, नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है, जूस पीना है, सब फ्री है। तो एक तरीके से दोनों का सैलरी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। ग्रेचुइटी, मेडिकल, एम्प्लॉय वेलफेयर ये सब अपने पास से कर रही है, दोनों आपके पैसा नहीं काट रही है। लेकिन कंपनी ए जो है खाने पीने का आपसे चार्ज करती है, कंपनी सी जो है फ्री फूड दे रही है, ठीक है। तो अच्छा खासा पर मंथ खर्च हो जाता है फूड के ऊपर। इसके अलावा कंपनी ए है, उससे जब आप बात करोगे तो बोलेगी कि हम कैब फैसिलिटी देती है, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। कंपनी सी बोलेगी कि हम फ्री कैब देती है। तो एक तरीके से ये जो है यहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा ऑफिस आने जाने के लिए, और यहाँ पे कंपनी आपको फ्री दे रही है। तो यहाँ पे एक तरह से कंपनी सी का जो सैलरी स्ट्रक्चर है और जो बाकी फैसिलिटीज है वो इसको ए से बेहतर बना देती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें अलग अलग कंपनियों के CTC को कंपेयर करना चाहिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें की हम बात करते हैं। हमने अंडरस्टैंड कर लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने डिडक्शंस भी समझ लिया, जैसे कि कुछ कंपनियों में ग्रेचुइटी का डिडक्शन हो जाता है, मेडिकल का डिडक्शन होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर का डिडक्शन होता है, वेलनेस का डिडक्शन होता है, और कुछ कंपनियों में ये सब चीज़ें मिलती है लेकिन डिडक्शन नहीं होता है। तो आपको डिडक्शंस आपने समझ लिया। मेडिकल जो है ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कोई कंपनी फ्री में दे रही है या आपसे चार्ज कर रही है, आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। एक चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि आपको कितने लाख रुपए एक साल में इंश्योरेंस मिल रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी समझना इंपॉर्टेंट है किन किन लोगों को कवर किया जा रहा है। जैसे कई कंपनियां होती है कि मान लो 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रही है, लेकिन वो केवल आपको कवर करती है, आपके पेरेंट्स को कवर नहीं कर रही है। कोई कंपनी हो सकती है वो आपको और आपके पेरेंट्स को दोनों को कवर कर रही है। तो मान लो एक कंपनी के अंदर आपके पेरेंट्स को कवर नहीं किया जा रहा है और आपके पास ऑलरेडी उनका इंश्योरेंस नहीं है, तो अगर आप कंपनी के थ्रू लेते हैं या प्राइवेट बाहर से लेते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। तो ये समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये भी समझना पड़ेगा, जैसे कैब और फूड की हमने बात की कि क्या फूड जो है फ्री है या इसका हमें चार्जेस देना पड़ता है, कैब मिलती है या नहीं मिलती है या उसके चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ एडिशनल पे आउट्स होते हैं, उनको भी हमें समझने चाहिए। एडिशनल पे आउट का मतलब होता है जैसे शिफ्ट अलाउंसेज। कई जो जॉब प्रोफाइल्स होती है उसमें ऐसा होता है कि आप रेगुलर जो आवर्स होते हैं यानी 9 to 6 में काम नहीं करते, उनके अंदर जैसे 24/7 वर्किंग आवर्स होते हैं, तो उसमें आपको अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, नाइट शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे कुछ कंपनियों के अंदर आपको सैलरी के अलावा कुछ अलग जो है शिफ्ट अलाउंस दिया जाता है, कुछ कंपनियों में नहीं दिया जाता है। तो ये भी आपको समझना चाहिए क्योंकि ओवरऑल आपकी जो मंथली इन हैंड सैलरी है वो इससे प्रभावित होती है। इसके अलावा जैसे और कोई अलाउंसेस होते हैं, मान लो आपको आपके नॉर्मल वर्किंग आवर्स है वो मंडे टू फ्राइडे है, लेकिन कभी आपको मान लो कि सैटरडे संडे को काम करना पड़ता है, तो कई कंपनियों में उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया जाता है, कई कंपनियों में बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आजकल चल रही है स्टार्टअप्स के अंदर, बेसिकली ESOPs यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन।
कई कंपनियां क्या करती है कि मान लो आपको बोलती है कि इतने 2 लाख रुपए के आपको ऑन प्ले स्टॉक ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और उसको सीटीसी में ऐड कर देती है, जबकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे समझना चाहिए एचआर से ऑन मेल डॉक्यूमेंट करके कि हमें कितने के ईसॉप मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या कंपनी हमें खुद से दे रही है या हमें पे करना पड़ेगा। जब हमें पे करना पड़ता है तो फिर वो सीटीसी में क्यों इंक्लूडेड है, तो इसको समझना भी जरूरी है। RSUs यानी कि रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, कई कंपनियां जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां होती है वो अपने एम्प्लॉय को फ्री में स्टॉक्स देती है, ठीक है, तो वो भी आपको समझना जरूरी है कि क्या वो सीटीसी में इंक्लूडेड है या अलग से है। तो इस तरीके से जब दोस्तों इन सब चीज़ों को आप समझ जाएंगे, और भी कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन नहीं कर पाए, लेकिन आई होप इस डिस्कशन के बाद आप उन चीज़ों को कवर कर लेंगे। आप ये समझ पाएंगे कि क्या चीज़ सच में डिडक्शन है, क्या चीज़ मेरे को हाथ में आएगी, तो आप इन हैंड सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे। कुल मिला के इन हैंड सैलरी आपका जो फिक्स कंपोनेंट है उसमें से माइनस डिडक्शन माइनस पीएफ। पीएफ के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका एम्प्लॉयर का और एक आपका खुद का, यानी 4,000 रुपये आपकी कंपनी की तरफ से और 4,000 रुपये आप खुद दोगे। इस एग्जाम्पल के हिसाब से टीडीएस, ये तो जो भी सरकार के हिसाब से जो भी आपका ब्रैकेट है सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो जो आपका टैक्स कटेगा, तो एक तरीके से आपकी इन हैंड सैलरी इन चीज़ों पे डिसाइडेड होती है। तो अगर हम तीनों कंपनियों जिनमें एक तरीके से फिक्स कंपोनेंट 1 लाख रुपए पर मंथ है, तीनों का अगर हम इन हैंड कैलकुलेट करें थोड़ा सा अंदाजन, तो आप देखेंगे कंपनी ए के अंदर 1 लाख माइनस 4,000 रुपये पीएफ कंपनी का, माइनस 4,000 रुपये पीएफ आपका, और जो भी टीडीएस है, ठीक है, यानी कि 92,000 माइनस टीडीएस, ठीक है। इस वाली बी कंपनी के अंदर क्या होगा, बी वाली कंपनी के अंदर होगा आपका एक तरीके से 92,000 के अलावा 7,500 और कटेंगे, यानी 92K माइनस 7.5K माइनस टीडीएस। और इस वाली कंपनी के अंदर भी दोस्तों क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट ही है 92K माइनस टीडीएस। लेकिन इस कंपनी के अंदर क्या होगा, आपको खाना कैब ये फ्री मिल रहा है, तो इसके अंदर जो 92K मिल रहा है उसमें से आपके खर्चे कम होंगे, इसके अंदर 92 के अंदर से आपके खर्चे और भी होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद सीटीसी और इन हैंड सैलरी से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और अगर इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड डिस्कशंस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।